नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। इस अग्निपथ को लेकर लगातार घमासान देश में छिड़ा हुआ है। अब युवाओं का विरोध प्रदर्शन लगातार इस बात पर बरकरार है कि सरकार हमारी मांगों को माने। इस बीच राजनीति करने का भी विपक्षी दलों पर आरोप लग रहा है। तमाम विषयों पर हम बात करेंगे। क्या वाकई कम्युनिकेशन गैप बना हुआ है या इसे बनाया जा रहा है? आज रक्षा मंत्रालय की अहम बैठक भी होनी है और उससे पहले तमाम बड़ी अपडेट्स हैं। पहले अपडेट्स का रुख कर लेते हैं। तो बड़ी अपडेट सबसे पहले बताएं, अग्निपथ स्कीम पर बड़ा फैसला आज हो सकता है। थोड़ी ही देर में रक्षा मंत्री रिव्यू मीटिंग समीक्षा बैठक की शुरुआत करने जा रहे हैं। तीनों सेनाओं के उच्च अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। सुबह 11:30 बजे यह समीक्षा बैठक शुरू होगी। अग्निपथ योजना को लेकर जो बवाल छिड़ा हुआ है उस पर इसमें बातचीत रखी जाएगी। तमाम विषयों की समीक्षा की जाएगी। तो बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अग्निपथ स्कीम पर आज बड़ा फैसला हो सकता है। सुबह 11:30 बजे यह बैठक शुरू होने जा रही है, जो रिव्यू मीटिंग होगी, यानी कि समीक्षा बैठक होगी। और अग्निपथ स्कीम को लेकर जो बवाल जारी है उस पर चर्चा इसमें होगी। वहीं एक और अपडेट है, उसे भी बताते हैं क्या कुछ बड़ी अपडेट है। बताएं आपको, अग्निपथ स्कीम पर सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। असम राइफल्स में 10% आरक्षण की घोषणा जो है वो सरकार के द्वारा कर दी गई है। इसके अलावा सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज यानी कि सीएपीएफ जो है उसकी भर्ती में भी 10% तक का आरक्षण मिलेगा उन अग्निवीरों को जो अपना 4 साल का कार्यकाल पूरा कर पहुंचेंगे। आयु सीमा में भी छूट का ऐलान किया गया है। गृह मंत्रालय ने ट्वीट किया है, जानकारी दी है। रक्षा मंत्री भी आज रिव्यू मीटिंग करने जा रहे हैं, जिसमें बैठक में तीनों सेनाओं के उच्च अधिकारी जो है वो शामिल होंगे। चलिए, तो आज रिव्यू मीटिंग होने जा रही है। उसके बाद क्या कुछ फैसला निकल कर आएगा ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन उससे पहले, क्या देश के इन युवाओं को भरमाया जा रहा है या फिर सरकार का कम्युनिकेशन चैनल ही इतना मजबूत नहीं है कि जो सरकार करना चाह रही है सीधे उन्हीं शब्दों में उसी तरह से युवाओं को भी वो बात समझा पाए? बात करेंगे इन विषयों पर। जो पैनल मेरे साथ जुड़ा है, सबसे पहले उसका परिचय मैं आपसे करा दूं। मेरे साथ प्रोफेसर विधु रावल जुड़े हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। वेद प्रकाश विद्रोही जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल जेएस सोढ़ी साहब हमारे साथ जुड़े हैं। आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं। और इसके अलावा सुशील सिंह संवाददाता हमारे साथ अपडेट्स के साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का हरियाणा न्यूज पर। मैं एक एक कर सबके पास आऊंगा, लेकिन अपडेट्स जान लेते हैं सुशील से। सबसे पहले सुशील, बताइए क्या कुछ लीड्स मिल रही है, कैसा कुछ माहौल है सबसे पहले? देखिए, सबसे पहले सबकी निगाहें 11:30 बजे शुरू होने वाली इस बैठक में है, जिस बैठक की अध्यक्षता राजनाथ सिंह खुद जो रक्षा मंत्री हैं वो करेंगे। और तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष हैं उनको शामिल किया गया है। ये बैठक इसलिए भी खास है कि एक तरफ राहुल गांधी का ट्वीट आया है, उन्होंने कहा है कि इसको वापस लिया जाए। तमाम ऐसे नेता हैं जो अग्निपथ को वापस लेने की बात कह रहे हैं, माफी वीर की भी बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री माफी वीर की भूमिका निभाएं और देश से माफी मांगकर इस योजना को वापस ले। तो दूसरी तरफ गृह मंत्रालय ने एक ट्वीट कर आदेश भी जारी किया है, ऐलान भी किया है कि जिसको लेकर ये पूरे देश में उबाल मचा हुआ है, प्रदर्शन हो रहे हैं और जो मुख्य मांगे हैं केशव, उसमें सबसे बड़ी जो डिमांड्स हैं और सबसे बड़ी मांग है कि 4 साल बाद क्या होगा। तो उसको लेकर यह जो ऐलान है वो बेहद अहम है। और मुझे जो लगता है कि यह ऐलान जब युवाओं तक पहुंचेगा तो निश्चित तौर पे वो इसे समझेंगे कि 4 साल बाद किस तरह से आर्म्ड पुलिस फोर्स है, जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में 10% का आरक्षण दिया गया है। साथ ही असम राइफल्स में भी 10% देने की बात की गई है। आयु सीमा में भी छूट दी गई है। कल आयु सीमा में छूट दी गई थी, 1 साल की दी, जिसे 2 साल बढ़ाया गया था। और अब यह आदेश जारी किया गया है कि जो लोग 4 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे, ड्यूटी पूरा करेंगे अग्निवीर, उन्हें भी छूट दी जाएगी इन
आर्म्स फोर्सेज में जब वो जाएंगे तो आयु सीमा में उनको छूट दिया जाएगा। तो ये तमाम ऐलान किए गए हैं और आज रिव्यू बैठक है, देखना है कि रिव्यू बैठक में क्या कुछ खास निकल कर आता है। ठीक है, प्रोफेसर विधु रावल जी, मैं आपके पास आता हूं। युवा समझना नहीं चाह रहे हैं या सरकार समझा नहीं पा रही है? देखिए, देश का युवा बहुत समझदार है और वो समझता है। कुछ लोग जरूर जो है थोड़ी देर के लिए भ्रम में आ जाते हैं, और जिस प्रकार से एक भ्रम मशीनरी जो है लगातार फंक्शनल है, 2014 से ही जो लोग लोकतांत्रिक तरीकों से देश की सत्ता नहीं हासिल कर पा रहे हैं, उनकी बौखलाहट, उनकी तिलमिलाहट किस प्रकार से जो है सतह पर है, वो हर प्रकार के उपकरणों का उपयोग करके देश के अंदर अराजकता, आगजनी, हिंसा फैलाना चाहते हैं। देश में इस प्रकार की परिस्थितियां बार बार उत्पन्न करते हैं जिसमें देश के नागरिकों का नुकसान होता है, देश में जानमाल का नुकसान होता है, देश की संपत्ति का नुकसान होता है और देश की छवि धूमिल होती है। ऐसा करने वाली विपक्षी पार्टियां जो हैं वो इस प्रकार के हथकंडे अपनाकर भी सफल नहीं हो पाएंगी। उनको सत्ता से बाहर है तो सत्ता से बाहर ही रहेंगे, और वो कारण दे रहे हैं देश की जनता को कि क्यों उनको देश ने सत्ता से बाहर किया है। जिस प्रकार से देश के अंदर लगातार इस प्रकार का माहौल बनाया जा रहा है, देखिए भारत की सेना जो है वो उसको एक पवित्र उपकरण माना गया है, वो एक पवित्र संस्था है। आज तक किसी भी पक्ष या विपक्ष ने देश की सेना पर कभी सवाल नहीं खड़ा किया। हम जानते हैं कि ये जो योजना है ये सैन्य अधिकारियों द्वारा जो है इसकी सृजना की गई है। किस प्रकार से इसके योजनाकार जो है देश के सैन्य अधिकारी हैं, और एक के बाद एक जो है देश के बड़े सैन्य अधिकारी आकर, चाहे कल हम देख रहे थे कि जनरल मनोज पांडे जो आर्मी चीफ है उन्होंने आकर बताया, या वीआर चौधरी जो एयर चीफ मार्शल है उन्होंने बताया, या एडमिरल हरि कुमार जो है हरि कुमार है उन्होंने आकर बताया कि किस प्रकार से ये योजना जो है देश के लाभ की है, देश के युवाओं को लाभ पहुंचाने वाली है। लेकिन जो लोग इसको केवल लिमिट कर देना चाहते हैं देश के युवाओं को, और सेना में भर्ती होने के इच्छुक युवाओं को केवल वेतन तक सीमित कर देना चाहते हैं। वेतन तो है ही, इसमें बेहतर कैरियर अपॉर्चुनिटीज तो है ही, लेकिन इससे महत्वपूर्ण यह है कि देश के अंदर जो देश का सैनिक बनने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति कभी भी केवल वेतन के विषय में नहीं रहता, उसके लिए इससे महत्वपूर्ण विषय होते हैं, उसके लिए राष्ट्रभक्ति एक विषय होती है, तभी तो वो अपनी जान और अपने प्राण त्यागने से भी कतई गुरेज नहीं करता। ये बात हमारे देश के विपक्षी नहीं समझ रहे हैं, लेकिन एक साइलेंट मेजोरिटी सब विषय को देख रही है कि किस प्रकार से देश के युवाओं को भरपाया जा रहा है, उनको भरमाया जा रहा है, उनको भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है। लेकिन भ्रम ज्यादा देर नहीं टिकता, अंधेरे के बाद अगले दिन का उजाला आता है, सवेरा आता है, और वो सवेरा आ चुका है। देश के अधिकांश युवा इस बात को समझ चुके हैं, और वो कांग्रेस जैसी राजनीति करने वाली और घटिया राजनीति करने वाली पार्टियों के साथ नहीं होगी। नोट करने वाली बात क्या है केशव जी? नोट करने वाली बात क्या है? नोट करने वाली बात यह है केशव जी कि देश के अंदर इतने लार्ज स्केल पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, लेकिन किसी एक भी विपक्षी नेता ने आकर ना तो इसकी निंदा की, ना आज तक अपील की। उन्होंने कभी एक बार नहीं अपील की, और यही उनका आचरण रहा है। चाहे दिल्ली दंगों की बात हो, चाहे सीएए दंगों की बात हो, चाहे किसान आंदोलन के नाम पर मैं आ रहा हूं, मैं हिंसक पहलू के ऊपर भी आऊंगा, जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, मैं बात करूंगा उस पॉइंट्स के ऊपर भी आ रहा हूं। मैं उससे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं वेद प्रकाश विद्रोही जी। राहुल गांधी जी ने ठीक 1 घंटे पहले ट्वीट किया, उसमें वो आखिरी लाइन ये लिखते हैं कि माफी वीर बनकर उन्हें देश के युवाओं की बात माननी पड़ेगी और अग्निपथ को वापस लेना ही पड़ेगा। ऐसे नाजुक समय में इस तरह का ट्वीट करना ये माहौल को शांत करने जैसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा। वेद प्रकाश जी, सकता है, पर राहुल गांधी ने चाहे किसान आंदोलन के संदर्भ में जो कुछ कहा हो, चाहे कोविड के संदर्भ में कहा हो, चाहे नोटबंदी के संदर्भ में कहा हो, उनकी हर बात सत्य साबित हुई है, और इसमें भी उनकी बात सत्य साबित होगी। अभी भाजपा प्रवक्ता राष्ट्रवाद और राष्ट्रभक्ति का उपदेश दे रहे थे। जो लोग आजादी आंदोलन में अंग्रेजों के मुखबिर और दलाल थे, वो आज हमें राष्ट्रभक्ति के गीत सिखा रहे हैं। उनका ये गलत बातें कहेंगे तो आपकी डिबेट डिरेल हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी अंग्रेजों की पिट्ठू थी। कांग्रेस पार्टी के कारण इस देश की स्वतंत्रता जो है, नहीं मैंने स्वतंत्रता की बात करोगे तो मैं सारे चिट्ठे खोल दूंगा। वेद प्रकाश जी, सारे चिट्ठे खोल दूंगा कांग्रेस पार्टी
वेद प्रकाश जी, नेहरू और मैं इतिहास में जाकर बात नहीं कर रहा। विदु जी लेट मी इंटरप्ट। वेद प्रकाश नेहरू का आचरण बता दूंगा सारे देश के सामने। लेट मी बी वेरी क्लियर सर। मत कीजिए वेद प्रकाश जी, हम इतिहास के पन्नों को उखाड़ कर बात नहीं कर रहे हैं। बहुत सेंसिटिव मुद्दा है सर, बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। मैं उन्हें भी रोक रहा हूं और मैं आपको भी रोक रहा हूं। मैं उन्हें भी रोक रहा हूं, मैं आपको भी रोक रहा हूं। हम आज के प्रेजेंट सिनेरियो पर बात कीजिए सर। आज के प्रेजेंट सिनेरियो पर हम बात करेंगे। ये युवा जो है समझ नहीं पा रहे हैं या सरकार समझा नहीं पा रही है? और सरकार समझा नहीं पा रही है तो ऐसे में विपक्ष की भूमिका क्या है? बात केवल इस पर कर रहा हूं मैं। देखिए, अगर आप इनको राजनीति के उद्देश्य में झाड़ेंगे तो जवाब मैं दूंगा, ये नहीं झाड़ेंगे मैं भी नहीं बोलूंगा। ठीक है, वो नहीं बोल रहे हैं, आप बोलिए अब अपनी बात। जहां तक इस स्कीम का बात, अब सरकार ने खुद साबित कर दिया कि उन्होंने किसी स्टेक होल्डर से बात किए बिना बात किए आधे मन से लोगों पर यह स्कीम थोप। इसके उदाहरण आपके सामने है। 2 दिन में ही उन्होंने अमेंडमेंट करने पड़े। पहले उन्होंने जो लड़के सेना की तैयारी कर रहे थे उनका 2 साल बढ़ाया। अब कह रहे हैं कि वे 10% आरक्षण असम राइफल और आर्म पुलिस में देंगे। अब रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक हो रही है, उसमें देखते हैं क्या निकलता है। सरकार का यह आचरण ही बताता कि उनकी स्कीम जल्दबाजी में की गई थी। जहां तक युवाओं का सवाल है, मैं सबसे पहले देश के युवाओं से अपील करना चाहता हूं कि हिंसा आगजनी किसी भी समस्या का हल नहीं है। वो हिंसा और आगजनी कर अपने आंदोलन को बदनाम करेंगे। आंदोलन को बदनाम ना होने दे, शांतिपूर्ण सत्याग्रह करें, अपनी लड़ाई जारी रखें। जिस दिन ये स्कीम लागू हुई उस दिन खुद रक्षा मंत्री ने, सेना अध्यक्षों ने स्वीकार किया है कि हमने ये स्कीम इसलिए लागू की है ताकि हम पैसा बचा सकें, हम सेनाओं का आधुनिकीकरण कर सकें, हमारा बजट नहीं है। उन्होंने ये भी बताया था कि 10 साल के अंदर पूरी हो जाएगी, अर्थात आने वाले 10 से 15 सालों के अंदर जो आज की वर्तमान 15 लाख की फौज है उसमें 7 से 8 लाख लोग रेगुलर कर्मचारी होंगे, 7 से 8 लाख लोग अग्निवीर। इन अग्निवीरों को 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। जब एक सिपाही 2 साल की ट्रेनिंग में ट्रेंड होता है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं 6 महीने में तैयार किए गए, ट्रेंड किए बच्चे कितनी राष्ट्र की सेवा कर पाएंगे? जो भी फौज में जाता है वो राष्ट्र सेवा के नाम से जाता है, प्रतिबद्धता के नाम से जाता है, साथ में आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा की भावना से। जब उनकी आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा ही नहीं होगी तो जब वो जाएंगे बॉर्डर के ऊपर, आप उन्हें खड़े करेंगे सीमा की रक्षा के लिए, तो उनकी मनस्थिति क्या होगी आप सहज अंदाजा लगा लीजिए। विनय जी, और सरकार, फोन कट गया मेरा। ठीक है, बोलिए विद्रोही जी, बोलिए। चल रहा है मेरा फोन, चल रहा है जी। वो सुशील बोल रहे थे, आप बोलिए विद्रोही जी, फिर मैं कर्नल साहब के पास आता हूं इस बात को लेकर। ओके सर, तो सरकार की खुद का आचरण बताता है कि ये स्कीम अधकचरी है, आधी अधूरी है और बिना सोचे समझे की गई है। ठीक है। अब लोग आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष भड़का रहा है। भैया कोई नहीं भड़का रहा, ये स्वच्छ आंदोलन है। जिस तरह मोदी जी ने विगत 8 सालों के अंदर रोजगार के संदर्भ में दावे वादे किए थे वो नहीं पूरे हुए, युवाओं को लग रहा है उनको ठगा जा रहा है, ठगा जा रहा है। ठीक है, इसलिए वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, मैं कर्नल साहब के पास आता हूं, सोडी साहब के पास में आता हूं। सर, क्या वाकई में ऐसा है कि स्कीम को बहुत जल्दबाजी में लेकर आया जा रहा है, या जिस तरह से कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट की इंटेंशन जो है उस पर सवाल या निशान खड़े किए जा रहे हैं? मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा बारीकी के साथ ब्रीफ कीजिए, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या कुछ हो सकते हैं। जय हिंद केशव जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके चैनल में हूं जी। ये जो अग्निपथ योजना तक आई है कि 13 मुल्कों में ऐसी योजना चल रही है और वो ऐसे 13 मुल्क हैं जिनकी सेनाओं ने लड़ाइयों में अच्छा प्रदर्शन दिया है। सबसे प्रमुख उनमें नाम आता है इजराइल का। अब ये जो योजना आई है, ये योजना 75 साल में हमारी आजादी के ये सबसे बड़ा रक्षा सुधार है, सबसे बड़ा डिफेंस रिफॉर्म है। सबसे बड़ा रक्षा सुधार इसलिए है क्योंकि इस योजना से, इस सुधार से आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के हर जवान
सेलर और एयरमैन पे प्रभाव पड़ेगा और इससे देश का जो कॉम्बैट पोटेंशियल है उसमें और इजाफा आएगा। मैं आपको थोड़ा विस्तार में समझाता हूं कि इस योजना से जो जवान आएंगे उनकी जो आयु होगी वो कम होगी और सेना में उनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। दूसरी बात, रक्षा बजट की बचावट होगी क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर में जो रक्षा बजट है वो 5.5 लाख करोड़ रुपए का बजट है, जिसमें से 1.25 लाख करोड़ तकरीबन पेंशन में जाता है। अभी हमारा देश एक डेवलपिंग देश है, जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके पास एक सीमित पैसा है, उन्होंने हर वर्गों की तरक्की के लिए काम करना है, उसमें सेना भी है। हमारा देश पाकिस्तान की तरह नहीं है जहां पे खाने को आज लाले पड़े हुए हैं, लेकिन वहां पे रक्षा बजट 9% बढ़ा दिया गया है। हमारे देश का जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो सबकी तरक्की चाहता है, हर वर्ग की तरक्की चाहता है। तो क्योंकि पैसा सीमित है हमारे पास, तो इससे पैसा की भी बचत होगी रक्षा बजट में से, जो कि सेना की आधुनिकीकरण और नई टेक्नोलॉजी खरीदने में बनाने में काम आएगा। ये तो होगी बात जहां तक देश के हित की बात है। अब ये स्कीम युवा के हित के लिए भी बहुत अच्छी स्कीम है। वो इसलिए क्योंकि एक कम उम्र में एक नागरिक देश की सेना के थ्रू सेवा कर पाएगा और 4 साल की जब वो सेवा करेगा तो उसको तकरीबन 30 लाख रुपया मिलेगा, 18 लाख तकरीबन वेतन में और 12 लाख सेवा निधि में जब 4 साल की उसकी सेवा काल पूरा होगा। अब इसमें से 25% अग्निवीर जो है वो रेगुलर सेना में आ जाएंगे, बाकी 75% ये सिविल में जाएंगे, जहां पे उन्हें पैरामिलिट्री फोर्सेस, कई स्टेट पुलिस फोर्सेस में उनको प्रायोरिटी तो मिलेगी। और अभी जैसे गृह मंत्रालय ने अनाउंस किया है 10% पैरामिलिट्री फोर्सेस और असम राइफल में भी उनकी भर्ती होगी। अब जो अग्निवीर हैं जो 4 साल के बाद कहीं पे नौकरी नहीं करना चाहते हैं, उनके पास इतनी बड़ी रकम होगी एक कम उम्र में, वो अपना कारोबार, अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं अगर वो कॉर्पोरेट में या पैरामिलिट्री या स्टेट पुलिस फोर्सेस में काम नहीं कर सकते, नहीं करना चाहते। तो ये जो स्कीम है ये देश हित के लिए भी है और ये युवा हित के लिए भी है। मैं एक और मैंने चाहूंगा केशव जी आपसे, जो ये कई बार प्रश्न आ रहा है कि इस स्कीम से जो देश का जो कॉम्बैट पोटेंशियल है वो कम हो जाएगा, हमारा जो लड़ाई करने का वो है उसमें कम आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। 1971 की लड़ाई में एक सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल थे जो कि कमीशन होके नए नए अफसर बने, उन्हें बिल्कुल अनुभव नहीं था सेना का, क्योंकि नए नए कमीशन होके आए। इतने में पाकिस्तान के साथ जंग छिड़ गई, उन्हें पाकिस्तान के बॉर्डर पे भेज दिया गया। उन्होंने काफी बहादुरी के साथ लड़ाई की, अपनी जान भी दी देश के लिए और उन्हें परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्र के पास अनुभव नहीं था, लेकिन उनके पास जोश, जज्बा और जुनून था। जो लोग ये कहते हैं कि इससे जो सेना की रेजिमेंट है इसमें बटालियन में फर्क आएगा, मैं बताना चाहता हूं सेना का जो इथॉस है, सेना का जो इकोसिस्टम है, जो माहौल है वो बहुत तगड़ा है। ट्रेनिंग के 6 महीने 8 महीने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो जवान किसी भी बटालियन या रेजिमेंट में आएगा, वहां के जो अफसर हैं, जेसीओ हैं, हवलदार हैं, नायक हैं, वो इस जवान को ऐसे अच्छी तरह से अपने में ढाल देंगे कि ये जवान देश का नाम रोशन करेगा। आपने वाकई में बहुत बारीकी से जवाब दिया। ये एम्पावरमेंट बनाम एम्प्लॉयमेंट की जो बात की जा रही थी, बहुत हद तक आपने उस कंफ्यूजन को दूर कर दिया। मैं एक बार विद्रोही जी से जवाब लेता हूं इस बात का, फिर मैं रावल साहब के पास आऊंगा। विद्रोही जी, देखिए, हमारे सेना विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट कर्नल सोडी साहब ने बातें बताई पर आधी और अधूरी। इन्होंने 13 देशों का नाम लिया, इजराइल का नाम लिया, और वो शायद भूल गए कि इजराइल के अंदर कोई सेना में भर्ती नहीं होना चाहता। छोटा देश है, जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, इसलिए वहां अनिवार्य रूप से सेना में भर्ती करने का नियम बना रखा है। और जो अन्य 12 देश हैं, उन देशों के अंदर ये प्रक्रिया तब लागू हुई थी, तब शीत युद्ध का दौर था। अमेरिका और रूस का गठबंधन 2 अलग अलग थे, और जब शीत युद्ध था तब वहां होता था। शीत युद्ध खत्म होने के बाद उन देशों में भी आहिस्ता आहिस्ता ये स्कीम खत्म हो गई। इन्होंने बड़ी बात करके बताया कि बड़े प्रोफेशनल हैं, शहीदों के नाम लिए।
निश्चित रूप से हर व्यक्ति अपने देश के लिए मरता है, मिटता है, शहादत देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर 6 महीने के अंदर कोई ट्रेनिंग अगर ले सकता है सोढी साहब के अनुसार, तो अब तक 2 सालों की ट्रेनिंग क्यों दिलवाई जाती है? 6 महीने की ट्रेनिंग रेगुलर को दिलवाते रहते। ये केवल जुमलेबाजी है। इन्होंने कह दिया 18 लाख तनख्वाह मिलेगी, वो भी ये तथ्य गलत बता रहे हैं। एक सेना अधिकारी से आशा नहीं कर सकता। 21,000 रुपए नकद तनख्वाह मिलेगी 1 साल तक एक अग्निवीर को। दूसरे साल उसको लगभग 25,000 और तीसरे चौथे साल नकद उसको 30,000 मिलेंगे। 21 से 40,000 का तो सारा वेतन है, बाकी जो उसको 11 लाख मिलना है उसमें से कट जाएगा। तो कहां से 18 लाख उसकी तनख्वाह हो जाएगी? और 18 लाख रुपए वो कहां से बचा लेगा? क्या उसका परिवार नहीं का खर्चा नहीं है? जो उसको सारी तनख्वाह मिलेगी वो सारी बच जाएगी। तो इस तरह के बचका अच्छा विद्रोही जी आप आंकड़ा बता रहे हैं सर, मैं बड़े सम्मानजनक तरीके से आपसे पूछना चाहता हूं। 22, 23 और 24 दिल पे आतर के बताइएगा ये बात। 22, 23 और 24 साल की उम्र के युवा भारत में क्या कर रहे हैं आजकल? वो कितना कमा रहे हैं? देखिए, मैं सहमत हूं बेरोजगारी है, पर सेना में तो पहले भी आयु क्या है सेना की? 18 से 23 जो रेगुलर सैनिक भर्ती किए जा रहे हैं उनकी भी आयु 18 से 23 ही तो है। आप इस तथ्य को क्यों बुला रहे हैं? नहीं, बिल्कुल उनके, अरे बिल्कुल उनके 18 से 23 है सर। लेकिन आप एक बात बताइए ना सर, विद्रोही जी, आपने इजराइल का एग्जांपल लेकर के कहा कि वहां पर कंपल्शन है। भाई कोई गर्दन पकड़ के थोड़ी ना लेके जा रहा युवाओं की कि चलो अग्निवीर बनो। जिसको अपना हित दिखेगा वो आ जाएगा, जिसको नहीं दिखेगा नहीं जाएगा। ये आपका देखिए, ये आपका तर्क गलत है। देखिए, आर्थिक रूप से जब व्यक्ति बदहाल होता है, बेरोजगारी होती है, तो हर व्यक्ति कोई कहीं न कहीं रोजगार चाहता है। सेना की भर्ती को केवल आप राष्ट्र सेवा मान लो, या कुछ भाजपा के नेता इसे कह रहे हैं ये तो पोस्टल ट्रेनिंग है, ये बेकार की हवाई बातें हैं। सेना में लोग निश्चित रूप से राष्ट्र सेवा के लिए भी जाते हैं, पर साथ साथ अपनी पेट सेवा के लिए भी जाते हैं, अपनी आर्थिक सुरक्षा के लिए भी जाते हैं। अगर आर्थिक सुरक्षा नहीं विद्रोही जी, तो विद्रोही जी, अगर मैं आपके इस तथ्य को ठीक मानूं तो फिर भारत के अंदर जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स हैं वो सब नहीं होनी चाहिए थी। ये ठेकेदारी प्रथा को इस देश में लेकर आने वाली कौन सी सरकार थी? ठीक कह रहे हैं भाई, देश के अंदर तमाम सिविल डिफेंस फोर्सेस लगी हुई हैं। जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है वहां पर कंडक्टर्स भर्ती किए हुए हैं आपने 19-21 साल के लड़के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर। वो सब गलत है फिर। मतलब हर जगह ठेकेदारी प्रथा है तो ठीक है, और यहां एक नया कंसेप्ट है फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ द फोर्सेस, उसे आप गलत बता रहे हैं। केशव जी, कॉन्ट्रेक्चुअल लोग कितने परेशान रहते हैं और कितनी समर्पित भाव से वो अपनी सेवा करते हैं सब जानते हैं। सैनिक का मुख्य कर्म है प्रतिबद्ध भाव से सीमा पर देश की रक्षा करना। अगर आप उनको कॉन्ट्रैक्ट पर रखेंगे तो उनका सैन्य कौशल, प्रतिबद्धता और राष्ट्र के प्रति तो सर वो सोढी साहब बता रहे हैं, और ये बात हर देशवासी जानता है कि सेना का इकोसिस्टम ऐसा है, आप वहां कैसे भी होकर के जाएं, लेकिन आपको वैसा बनना पड़ेगा जैसा सेना चाहती है। नहीं बनेंगे सर, अगर आपका आधार ही गलत हो, युवाओं पर भरोसा नहीं है इसका मतलब, आपकी नींव ही गलत होगी, नहीं युवाओं पर भरोसा ही नहीं है इसका मतलब, मकान खड़ा नहीं होगा। और आप भूल रहे हैं, हमारे पास 2 पड़ोसी बड़े शातिर हैं, चीन और पाकिस्तान। वो हमारी हर कमजोरी का फायदा उठाएंगे। आज भी सेना के अंदर जो लोग हैं हमारे भाई लड़ रहे हैं, उन्हीं के बीच में वो सिपाही पैदा कर लेते हैं, सिपाही नहीं जासूस पैदा कर लेते हैं। इतनी आर्थिक मजबूती ठीक है सर, अब मैं जान नहीं रहा वो सांप पाले हुए किसके, मैं नहीं जा रहा इस बात के ऊपर, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। रावल साहब, मैं क्या गलत बोल रहा हूं? रावल साहब ठीक है, नहीं वो सांप पाले हुए किसके ये नहीं बता रहे ना आप। मैं नहीं जा रहा खैर इतिहास के अंदर, मैं इसी बात पर आगे बढ़ रहा हूँ। रावल साहब रखिए अपनी बात, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। देखिए, बड़े कोई ज्यादा अचरज नहीं होना चाहिए जब कांग्रेस के प्रवक्ता आके यहाँ पर मुझे इको आ रही है, इको प्लीज फिक्स करवा दीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। मैं कराता हूं सर। किस बेशर्मी के साथ जो है, और मैं ये बेशर्मी शब्द जो है बड़े केयरफुली यूज कर रहा हूं, वो किस प्रकार से जो है आर्मी का मोरल डाउन करने के लिए यहां पर किस प्रकार की बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सेना में भर्ती होना राष्ट्र सेवा नहीं है, केवल पेट सेवा भी है। अरे भाई, पेट के लिए कौन अपनी जान देता है?
ये इस भाव को क्यों नहीं समझ पा रही है कांग्रेस? और ये आज से, ऐसा नहीं है कि आज से नहीं समझती कांग्रेस, ये शुरू से इस प्रकार से आचरण रहा है। कांग्रेस के किस प्रकार से नेता आकर कहते हैं कि आर्मी के जो जनरल हैं, जो आर्मी चीफ हैं, संदीप दीक्षित ने, कांग्रेस नेता ने कहा था कि वो गली के गुंडे हैं, और ये इनका आचरण शुरू से रहा है। और ज्यादा लंबी बात नहीं करते, पुरानी बात नहीं करते, अभी पिछले साल ही राहुल गांधी जी तमिलनाडु में थे। 24 जनवरी 2021 का राहुल गांधी जी का एक बार बयान सुन लीजिए, क्या कहते हैं वो ये कह रहे हैं, तमिलनाडु में इरोड में एक रैली को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, यू आर यूजिंग द इंडियन आर्मी एंड नेवी टू प्रोटेक्ट इंडिया एंड चाइना। इफ यू यूज इंडियाज फार्मर्स, लेबरर्स एंड वर्कर्स, यू विल नॉट नीड आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स एट द बॉर्डर्स। देखिए बात सुनिए, ये तो कह रहे हैं आर्मी की जरूरत नहीं है, यहां पर तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल और वेतनभोगी और पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। राहुल गांधी तो कह रहे हैं आर्मी की तो जरूरत ही नहीं है, किसानों को, अरे राहुल गांधी कह रहे हैं, हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है 25, अरे सुनो विजय सर, वो मुझे फैक्ट्स बता रहे हैं। आप फैक्ट बता दीजिए जो उनके अखबार को गलत कर दे। अच्छा सुनिए, ये देख सकते हैं, वो तस्वीर दिखा रहे हैं सर, आप वो तस्वीर दिखा रहे हैं। अरे सुनिए तो सही, वो टैबलेट लेकर बैठे उसमें विजय विद्रोही जी, ये देखिए एक बार, ये देखिए हिंदुस्तान टाइम्स की, आप उन पर केस करिए। सुनिए, मुझे नहीं दिख रहा, मैं वेरीफाई करा देता हूं। मैं ये देख रहा हूं, ये देखिए, अरे सुनिए 25 सुनिए, अरे सुन, अब मुझे तो बताने दीजिए ना। 25 जनवरी 2021 को राहुल गांधी तमिलनाडु से रिपोर्ट छपी हुई है, उससे एक दिन पहले 24 जनवरी में इरोड में, तमिलनाडु में राहुल गांधी कहते हैं कि भारतीय सेना की तो जरूरत ही नहीं है, भारत की सेना को तो अबेंडन कर देना चाहिए, उसकी जगह तो किसानों को वहां पर भेज देना चाहिए, कि वहां पर तो लेबरर्स को भेजने देना चाहिए। किस प्रकार की बात करते हैं। और राहुल गांधी जी ने ऐसा किया, केवल अकेले नहीं है, राहुल गांधी एक श्रृंखला का एक पात्र है केवल। राहुल गांधी जी से पहले जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा था, ये भी देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी ने, और मैं फैक्ट की बात कर रहा हूं साहब, मैं किसी प्रकार की वो बात नहीं कह रहा हूं, जो मेजर जनरल डीके मोंटी हैं, उन्होंने अपनी जो पुस्तक लिखी थी मेजर जनरल रुद्रा के बायोग्राफी के ऊपर, उन्होंने कहा है कि जवाहरलाल नेहरू हैड बैटेड फॉर एबॉलिशिंग द इंडियन आर्मी एज ही थॉट द पुलिस आर गुड इनफ टू मीट इंडिया सिक्योरिटी नीड्स एंड इट वाज फ्यूटाइल टू रिटेन आर्मी। जब देश आजाद हुआ तो तुरंत जो है देश के सैन्य कमांडर जो हैं वहां पर नेहरू जी के पास गए कि हमारी डिफेंस पॉलिसी कैसी होनी चाहिए। उन्होंने कहा हमें तो डिफेंस पॉलिसी की जरूरत नहीं है, हमें तो आर्मी की जरूरत ही नहीं है, आर्मी तो खत्म कर देनी चाहिए, ये ब्रिटिश आर्मी हमें नहीं चाहिए और हमें भारतीय आर्मी बनानी नहीं है। क्यों, हमारी तो पुलिस ही बहुत है जो रक्षा कर लेगी, हम तो अहिंसा के पुजारी हैं। ये तो अकल तब ठिकाने आई जब केवल 2 महीने बाद पाकिस्तान ने आकर जो है कबीलों का नाम लेकर कश्मीर पर हमला किया और भारतीय सेना ने अपनी जान पर खेलकर, उसी सेना ने जिसके पास जूते नहीं थे, जिसको अबैंडन करने की बात नेहरू 2 महीने पहले कह रहे थे, उसने जाकर कश्मीर को भारत में जो है विलय करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका तो नहीं, कश्मीर को बचाया उस समय। किस प्रकार से इनका एक आचरण रहा है। एक और तथ्य बता देता हूं, इंदिरा गांधी जी ने विदु जी, ये फैसला इंदिरा गांधी जी ने एक बार सैम मैनेक शो से, देखिए एक के बाद एक आर्मी के ऑफिसर्स आकर इस फैसले की बात बता रहे हैं। इसमें सरकार से ज्यादा आपको प्रोएक्टिव जो है आर्मी के ऑफिसर्स दिख रहे हैं, एयरफोर्स के ऑफिसर्स दिख रहे हैं, नेवी के ऑफिसर्स दिख रहे हैं। हमने यहां पर देखा किस प्रकार लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड जेएस सोडी साहब जो हैं, उन्होंने कितनी खूबसूरती से बताया, इसका सामरिक महत्व भी बताया, इसका सामाजिक महत्व भी बताया, इसका राष्ट्रीय महत्व भी बताया। और फिर इनका यह कहना कि सेना जो है वो पेट के लिए पालती है। साहब एक उदाहरण जो है एक उदाहरण जो है जेएस सोडी साहब ने दिया था। उन्होंने बताया कि कैसे जो है सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण जी जो हैं, जिनको परमवीर चक्र मिला, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी 1971 में। एक फैक्ट मैं बता देता हूं, 1971 में सोनिया गांधी जी, जिनके पति जो थे एक ट्रेंड पायलट थे, और इंदिरा गांधी जी ने सभी पायलट से जो है ये रिक्वेस्ट की थी कि आप जो है कमर्शियल पायलट्स को से भी की थी कि आप आकर भारतीय एयरफोर्स के कुछ विमान जो कि रसद सामग्री पहुंचा रहे हैं उनमें मदद कीजिए। आइए, उस समय सोनिया गांधी जी स्वर्गीय राजीव गांधी जी को लेकर और राहुल और प्रियंका को लेकर इटली चली गई थी।
जब यहाँ पर देश में शहीद हो रहे थे लोग, सोनिया गांधी अपने बच्चों को लेकर, अपने पति को लेकर इटली चली गई थी। तो आप कंटेक्स्ट में डालिए कि किस प्रकार से ये एम्पावरमेंट और एम्प्लॉयमेंट की जो डिबेट आप बता रहे हैं, उनका सवाल है। मैं सवाल पर आता हूँ, ठीक है, ये भी दिखा देता हूँ, ये भी दिखा देता हूँ। वो जल्दबाजी का फैसला बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि आधी अधूरी जानकारी के साथ आपने इसे लागू करवाया है। भाई भले ही डिफेंस ऑफिशियल्स और सेना के अधिकारी बता रहे हैं, जानकारी तो आज कांग्रेस के पास नहीं है। बोलिए देखिए, एक के बाद एक ये मैं लगातार कल से डिबेट्स में हूँ। मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ, राहुल गांधी का बता रहा हूँ ना, आप सुनिए तो सही। विद्रोही जी हमेशा विद्रोह नहीं करना चाहिए, हमेशा विद्रोह नहीं करना चाहिए। भाई अपने देश के साथ विद्रोह क्यों करते हो? रुक जाओ एक बार। इनको केशव, इनको प्लीज, ये मैं यहाँ डिबेट में यहाँ चिखम चिल्ली करने के लिए नहीं आया। मैं विद्रोही जी आऊंगा, मैं वेट कर रहा हूँ। केशव जी एक बार इनको चुप करवाइए। विद्रोही जी मैं आ जाऊंगा आप वापस आपके पास, मैं वापस आ जाऊंगा आपके पास। पैदा भी नहीं हुई थी और ये किस तरह झूठ बोल रहे हैं। अब आप इस तरह झूठ बोलेंगे, बेशरम ये है मैं हूँ ना, बेशरम। अच्छा चलिए एक मिनट विद्रोही जी, एक बार। जिस इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। अरे भाई अच्छा, राहुल गांधी 1971 में 19 दिसंबर 1971 में राहुल गांधी जी कहाँ थे बता दीजिए। सोनिया गांधी जी कहाँ थी बता दीजिए। राजीव गांधी जी कहाँ थे दिसंबर 1971 में बता दीजिए। उनका वेयर अबाउट बता दीजिए। पासपोर्ट पर तो पट्टा लिखा होगा और दूसरों पर आरोप लगाते हो। अच्छा सुनिए केशव जी, ये तो ठीक है सर, मैं आप दोनों से ही बोल रहा हूँ, गड़े मुर्दे इतने ज्यादा मत उठाइए, मैं वरना डिबेट डिलेल हो जाएगी। ठीक है विद्रोही जी, ठीक है। जो आदमी झूठ बोल रहा है, आ रहा हूं मैं आपको मौका दूंगा सर, आपको खुद को सिद्ध करने का मैं मौका दूंगा। झूठ को बढ़ावा दे। विद्रोही जी आप उन्हें झूठा साबित कर दीजिएगा, मैं समय दूंगा, लेकिन समय का तो इंतजार कीजिए सर। आऊंगा मैं सबके पास, मैं सोडी साहब के पास आ रहा हूँ, सुशील के पास आ रहा हूँ, फिर आ रहा हूँ आपके पास। मैं जानता हूँ मैं ना समय और एक्सटेंड कर दिया है, समय हमने और एक्सटेंड कर दिया है सर। 1 घंटे की डिबेट ले रहे हैं पूरे, 1 घंटे की डिबेट ले रहे हैं पूरे। आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा, आपको भी पूरा मौका मिलेगा सर। विदु जी जल्दी से कंप्लीट कीजिएगा, आगे बढ़ रहा हूं फिर मैं। देखिए समझने की बात है। देश के सेना अधिकारी बता रहे हैं, पूर्व सैनिक आकर बता रहे हैं, पूर्व सेना के बड़े अधिकारी यहां पर बता रहे हैं, लेकिन जिसने नहीं समझना है वो नहीं समझ रहा है। मैं इसके एंडोर्समेंट केवल मैं नहीं कर रहा हूं, इसके एंडोर्समेंट तो आकर हमारे इस पैनल पर ही जो है जनरल जयेश सोडी कर रहे हैं। कल मेरे साथ जो है एक पैनल पर जो है कर्नल चड्ढा जी थे, उन्होंने भी इसको एंडोर्स किया। मैं एक के बाद एक डिबेट्स में जो भी डिफेंस एक्सपर्ट है, हर डिफेंस एक्सपर्ट इसको बता रहा है, इसको एक गेम चेंजर बता रहा है, और किस प्रकार से हमारा जो है सामरिक शक्ति बढ़ने वाली है, हमारी सामाजिक शक्ति बढ़ने वाली है, हमारी राष्ट्रीय शक्ति बढ़ने वाली है, उसके एक के बाद एक बिंदु और बता रहे हैं। आप कहें तो मैं उनको भी बता दूं, ये एक बिल्कुल इस प्रकार की योजना है जिसमें भारत की सैनिकों की जो यूथ क्वाड्रेंट है वो बढ़ने वाला है। एक जो युवा बहुसंख्यक होने वाला है युवा का, सेना का, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण है। भारत एक युवा देश है, हमारा एक बहुत बड़ा एसेट है इस देश का यूथ। सोचिए कि हमारा अगर कुछ लोग जो है 25% लोग तो स्थायी भर्ती हो जाएंगे इनमें से, जो आज अग्निपथ योजना के तहत जो भी भर्ती हो रहा है उनमें से 25% तो स्थायी हो जाएंगे। वो 25% तो भी कह रहे हैं, हो सकता है 40% भी हो जाए, तब तक हो सकता है 30% हो, लेकिन 25% की तो गारंटी सरकार दे रही है। उनके बाद वालों की जो है हमने यहां पर डिस्कस किया ही है कि किस प्रकार से सीआरपीएफ, राज्य पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस में जाएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है, जो ये लोग होंगे, जो फौजी होंगे, जो 4 साल इंडियन आर्मी में सर्व करके आए होंगे, वो जब अपने मोहल्लों में, अपनी गलियों में जाएंगे, तो क्या वो भारतीय सेना का वहां पर प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे होंगे समाज के अंदर बैठकर? हम जब 2.5 फ्रंट पर लड़ाई की बात करते हैं, विद्रोही जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हमारे दोनों तरफ जो है शातिर शत्रु हैं। चीन को शातिर बताया, पाकिस्तान को शातिर बताया, लेकिन एक 2.5 की बात भी तो है। स्वर्गीय बिपिन रावत जी, सीडीएस साहब ने वो 2.5 की बात भी तो कही थी। तो वो 2.5 वाला जो है उसके लिए भी हमें तैयार रहना पड़ेगा। इंटरनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इंटरनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं कर्नल साहब, ये किस प्रकार से लोगों से, लोग घरों से निकल के, केशव जी अंतिम वाक्य मुझे पूरा करने दीजिए, किस प्रकार से हर मुद्दे पर, हर छोटी बड़ी बात पर लोग घरों से निकलकर आगजनी करते हैं, किस प्रकार से
पत्थरबाजी हो रही है, किस प्रकार से देश की आंतरिक सुरक्षा की तो बात है, फिर किसी ऐसी परिस्थिति में जब दोनों फ्रंट खुल जाएंगे उस समय हो सकता है रिजर्व फोर्सेस के तौर पर इनको दोबारा से बुलाया जाए और देश की इतनी बड़ी अगर फोर्स जो है तैयार हो जाएगी तो कांग्रेस का पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। कांग्रेस हर देश के हित के कार्य से हमेशा उसके विरुद्ध खड़ी होती है। विद्रोही जी से मैं निवेदन करता हूं कि वो विद्रोह को छोड़ दें, वो अपोज जस्ट फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन को छोड़ दें, विद्रोही ना बने आप। विद्रोही, मैं कर्नल साहब के पास आता हूं, फिर मैं सुशील के पास आऊंगा, फिर विद्रोही जी के पास आ रहा हूं। ठीक है, मैं कर्नल साहब के पास आ रहा हूं। कर्नल साहब, कई सारे सवाल थे विद्रोही जी के। एक तो उन्होंने तनख्वाह को लेकर सवाल उठाए, इतना एनफ नहीं है। दूसरा, उन्होंने कहा कि अगर 8 महीने में ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तो 2 साल की जरूरत क्या है, जो सेना अब तक कराती आ रही है। इजराइल का एग्जाम्पल दिया, हाँ, इजराइल के एग्जाम्पल को बता रहे हैं कि वो कंपल्शन है, भारत में कंपल्शन नहीं है। दोनों का कंपेयर करना गलत है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो उन्होंने कहा वो ये था कि 50% अग्निवीर और 50% आर्मी के जवान जब होंगे तो उससे क्या आर्मी की गुणवत्ता, क्वालिटी के ऊपर फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? केशव जी, मैं ये सारे प्रश्नों का एक एक करके जवाब देता हूं। पहला जो साहब का प्रश्न था कि जो इनका रकम मैंने बताई 30 लाख के करीब, वो ठीक नहीं है। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि देखिए, तकरीबन 12 लाख इनको सेवा निधि के तौर पर मिलेगा 4 साल की सेवा के बाद, और जो उनका महीने का वेतन होगा वो 30 से 40 हजार के बीच में होगा। अगर उसको हम औसत तरीके से 40 हजार भी महीना लें या 35 हजार भी लें तो वो तकरीबन 16-17 लाख आ जाता है, जो कि उस फिगर के आसपास है। अभी जो भी जवान है, मैं समझता हूं कि उनके अपने घरेलू रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, कुछ पैसा घर बेचेंगे, लेकिन मेरा जो तजुर्बा रहा है फौज में 21 साल की नौकरी का, मैंने देखा है कि जवान पैसा बचाता है और वो पैसा इकट्ठा करके जाता है, घर में खेती खरीदता है, घर में अपना मकान बनाता है। तो जवान पैसा वेस्ट नहीं करता, वो पैसा बचा के रखता है और बहुत जरूरत होती है तभी उसको इस्तेमाल करता है। तो पहला प्रश्न तो ये कि जब ये जवान 4 साल के बाद जाएगा उसको तकरीबन 28 से 30 लाख रुपया उसके पास होगा सेवा निधि मिला के। दूसरा जो साहब ने प्रश्न उठाया कि हम इजराइल की बात करते हैं। अब देखिए, इजराइल में मान लिया कि उनकी पॉपुलेशन कम है इसलिए वहां पे ये कंपलसरी है सर्विस, लेकिन हमने एक और चीज भी देखनी है। इजराइल है, चीन में भी ऐसी स्कीम है जहां पे 3 साल के लिए जवानों को लिया जाता है। इन देशों में जो तकनीकी है, जो आधुनिकीकरण है हथियार का, वो बहुत अव्वल दर्जे का है। किसी भी देश में, जैसे मैंने पहले बताया कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है उसके पास सीमित पैसा होता है। मैंने आपको पहले बताया हमें और पाकिस्तान में क्या फर्क है। पाकिस्तान में रोटी नहीं है लेकिन तब इनका रक्षा बजट 9% बढ़ा दिया गया है। लेकिन हमारे यहाँ पे जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो सक्रिय है, वो जानती है कि हमने सारे सोसाइटी के वर्गों को ऊपर उठाना है, हमने हर जगह पैसा देना है, हमने हर जगह योजनाएं चलानी है। तीसरा जो उन्होंने कहा प्रश्न था उनका कि जब कुछ साल बाद ये तकरीबन 50% स्थायी जवान और अग्निवीर होंगे, उससे सेना की जो कॉम्बैट पोटेंशियल उससे फर्क आएगा। मैं इसका थोड़ा विस्तार से जवाब देना चाहूंगा। देखिए, मैंने ट्रेनिंग की नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला में, फिर इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में। 4 साल की ट्रेनिंग के बाद मैं अफसर बना, अपनी रेजिमेंट में गया। जब मैं अपनी रेजिमेंट में गया, मेरे कई साथी अफसर थे जो कि शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई से आए थे ट्रेनिंग करके। अब जब भी हमारे कमांडिंग ऑफिसर को कोई काम आता था, कोई टास्क मिलता था रेजिमेंट को, तो वो ऑफिसर को डिटेल करते थे उसकी काबिलियत पे, उसके एंट्री पे नहीं देखते थे कि ये एक्सएनडी है या ये डायरेक्ट एंट्री है या ये शॉर्ट सर्विस ऑफिसर है। हमारे कमांडिंग ऑफिसर हमेशा देखते थे कौन सा ऑफिसर किस काम के लिए काबिल है। मैं आज आपको बता सकता हूं, कई मेरे शॉर्ट सर्विस पोस्टमेट हैं जो कि ब्रिगेडियर हैं और मेजर जनरल के लिए कभी भी अप्रूव हो सकते हैं। तो पहली बात जो ये एंट्री है कि 6 महीने की ट्रेनिंग, 8 महीने की ट्रेनिंग से फौज पे फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी बताया, फौज का जो माहौल है, फौज का जो इकोसिस्टम है, वो बहुत तगड़ा है। मैं आपको एक छोटा सा बात और बताना चाहूंगा जो अभी बीजेपी के प्रवक्ता जी ने भी सही बताया कि जो ये जवान 4 साल की सेवा के बाद समाज में वापस जाएंगे, उनमें एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। ये मैं आपको अपने उदाहरण के साथ देता हूं। केशव जी, मेरी यूनिट में 37% सरदार ट्रुप्स है, सिख ट्रुप्स है, 37% हिंदू ट्रुप्स है, मराठास, 18% मुसलमान ट्रुप्स हैं और 8% अदर इंडियन कम्युनिटीज हैं। मैं बॉम्बे सैपर्स का हूं, कोर ऑफ इंजीनियर्स का हूं। मेरी यूनिट में एक सर्वधर्म स्थल है जहां पे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा तीनों एक ही छत के नीचे हैं। ये मेरी यूनिट में कई बार होता है कि अगर हमारा ग्रंथी
छुट्टी पे है तो मौलवी गुरबानी कराता है, अगर मौलवी छुट्टी पे है तो पंडित जी नमाज करवाते हैं। मेरी यूनिट में ये कंपलसरी है हर जवान के लिए, वो किसी भी मजहब का हो, कि मंगलवार को शाम को आरती के लिए, फ्राइडे को नमाज के लिए और संडे सुबेरे गुरबानी के लिए हम उस सर्व धर्म स्थल में सारे जाते हैं। मेरे को 9 साल से ऊपर हो गया है जब मैंने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट या वॉलंटरी रिटायरमेंट ली। 9 साल हो गए मेरे को फौज छोड़े हुए, लेकिन आज भी मैं किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के सामने से निकलता हूं, मेरी आंखें नमन में झुक जाती हैं। ये जो फर्क आएगा हमारे समाज में, ये आने वाला वक्त बताएगा। जो अग्निवीर 4 साल की सेवा भी करके निकलेगा, वो एक बिल्कुल अलग नागरिक होगा, एक बहुत अव्वल दर्जे का नागरिक होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। मैं आऊंगा विद्रोही जी के पास सवालों का जवाब लेने के लिए, लेकिन उससे पहले मैं सुशील के पास एक बार आ रहा हूं। सुशील, एक पॉलिटिकल एंगल भी इसके अंदर जुड़ गया है क्या विद्रोह के अंदर, जो कि पॉलिटिसाइज कर रहा है पूरे विषय को और कम्युनिकेशन चैनल को एस्टेब्लिश नहीं होने दे रहा है कि इधर की बात उधर तक जो कि तो पहुंच जाए? बिल्कुल केशव, देखिए जिस तरह से उपद्रव हम लगातार अपने दर्शकों को 2 दिनों से दिखा रहे हैं और पूरे देश में जो बवाल मचा है, उससे साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का जो कम्युनिकेशन स्किल है वो जरूर ढीली पड़ी है। और जिस तरह से इस अग्निपथ को लॉन्च किया गया, उस तरह से युवाओं तक पूरी बात पहुंच नहीं पाई, कहीं ना कहीं पारदर्शिता की कमी जरूर दिखी गई। और दूसरी तरफ विपक्ष की जो भूमिका अमूमन जब देश हित की बात होती है, हालांकि यह सत्य है कि जब भी सत्ता पक्ष की कोई नीति लेकर आता है, अगर वो नीति जन विरोधी हो तो विपक्ष का यह दायित्व है कि वो उसका बहिष्कार करे, उसके खिलाफ पुरजोर आंदोलन करे, सड़कों पर उतरे, युवाओं को लेकर आंदोलन करे। परंतु जब देश हित की बात होती है, यहां इसमें जो कुछ दिखा, जिस तरह से ट्वीट, दीपेंद्र हुड्डा का भी ट्वीट देख रहा था मैं, या फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान था, कई नेताओं के बयान आए और आज राहुल गांधी का ट्वीट आया, उससे साफ लग रहा है कि ये नीति जो चल रही है वो नीति ऐसी है कि सरकार कोई भी नीति लेकर आए, चाहे वो जनता की भलाई के लिए हो या जनता की विरोध के लिए, विपक्ष का काम केवल और केवल विरोध करना रह गया है। और जिस तरह से उग्र प्रदर्शन हुआ है, आज बिहार बंद है, बिहार में मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल है, उन्होंने जिस तरह से साथ दिया है, कल हमले हुए भारतीय जनता पार्टी के खुद प्रदेश अध्यक्ष के घर पे, डिप्टी सीएम के घर पे, तो तमाम स्थानों पे जो हुए और वहां जिस तरह से विपक्ष ने इस पूरे आंदोलन को हवा दिया है या सम्मिलित हुए हैं, उससे कहीं ना कहीं साफ लग रहा है कि ये पूरे मामले को पॉलिटिकलाइज किया जा रहा है और इसको आधार बनाकर केवल राजनीति और रणनीति बनाकर राजनीति की जा रही है। जी ठीक है, मैं विद्रोही जी के पास आता हूं। विद्रोही जी, 2 बिंदु हैं। एक तो नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी की जो बात रही कि जो जवान वहां से वापस लौटेगा उसकी मौजूदगी ही अपने आप में बहुत कुछ होगी अगर देश में कुछ भी आकर गिरता है तो। और दूसरा, जैसा कि कर्नल साहब जिक्र कर रहे थे, सोडी साहब, कि सर्वधर्म संभाव, यानी कि एक जिम्मेदार नागरिक के जो अधिकार, जो कर्तव्य होते हैं, पूरा का पूरा ज्ञान उसे हो जाएगा मात्र 23 साल की उम्र के अंदर एक युवा को। तो संकल्पना कीजिए आप, भारत कैसा होगा? देखिए, मैं सुशील जी की बात से अपना जवाब देना शुरू करूंगा। ठीक है। सुशील जी ने सारे ट्वीट विपक्ष पर लाद दिए। सुशील जी, आप एक पत्रकार हैं, कम से कम निष्पक्षता तो निभाइए। कैप्टन अमरिंदर सिंह भाजपा के साथ हैं और जिस बिहार की आप बात कर रहे हैं वहां जनता दल और बीजेपी का राज है और जनता दल इस स्कीम को वापस लेने की मांग कर रहा है। आपने वो तथ्य छुपा लिया। उससे पहले रावल साहब, नहीं सर, मैंने विपक्ष की बात करी है, मैं एक नाम नहीं लिया कांग्रेस का या किसी पार्टी का। मैं वरुण गांधी की भी बात करूंगा कि वरुण गांधी भाजपा के सांसद हैं, उन्होंने भी रिव्यू की बात। आपने इस तथ्य को क्यों छिपाया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का नाम लिया आपने? कैप्टन अमरिंदर सिंह भाजपा समर्थक हैं। आपने ये क्यों नहीं बताया बिहार के अंदर जनता दल और बीजेपी की सरकार है और जनता दल इस 40 साल तक कांग्रेसी रहे हैं कैप्टन अमरिंदर। ये बात नहीं बताई। 40 साल के कांग्रेसी जो हैं आज केवल भाजपा के समर्थक नहीं। विद्रोही जी, अब ये होता है पॉलिटिसाइज करना। 3 बार उन्होंने जो इंफॉर्मेशन रखी, अब इंफॉर्मेशन को अपनी सहूलियत के हिसाब से आप चाह रहे हैं कि मोड़कर रखें। भाई, उन्होंने कैप्टन अमरिंदर के सामने ये कहा कि कांग्रेसी हैं, उन्होंने जेडीयू के, मैंने आरजेडी का नाम लिया है, सुशील ने तो कांग्रेस का नाम ही नहीं लिया है, सुशील ने दीपेंद्र हुड्डा का नाम लिया, कैप्टन अमरिंदर का नाम लिया, डिप्टी सीएम के घर पर हमला हुआ इसका नाम लिया, कांग्रेस का तो नाम ही नहीं लिया उन्होंने। आरजेडी का नाम लिया है मैंने, आरजेडी का लिया बिहार में। पहले ही कह चुका हूँ गलत है, मैं पहले ही निंदा कर चुका हूँ कि गलत है ये हिंसा। अच्छा, ये पेट सेवा वाले रिमार्क के लिए माफी मांगेंगे क्या? इन्होंने कहा राष्ट्र सेवा नहीं पेट सेवा, उसके लिए माफी मांगेंगे क्या? पेट सेवा,
पेट सेवा पर रिड्यूस कर लिया आपने। ठीक है मैं आऊंगा, मैं आऊंगा उस पॉइंट पर, मैं उस पॉइंट पर आऊंगा, केशव एक सवाल, मैं उस केशव एक सवाल आ रहा हूं, ठीक है सुशील, मैं आ रहा हूं आपके पास, ठीक है विदु जी मैं लूंगा, उनसे जवाब लूंगा। सुशील बहुत जल्दी से रखिएगा अपना पॉइंट, थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन है, मैं चाहूंगा पहले इसे क्लियर कर लेते हैं, आगे बढ़ेंगे। मैं तो विद्रोही जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैंने वहां सबका नाम लिया था, हालांकि अभी आप चैनल पे इस पूरी जो कुछ हो रहा है उसका आपने निंदा किया कि सड़कों पर आकर आगजनी करना, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, इसका आपने निंदा किया, बड़ा अच्छा लगा और मुझे लग रहा है कि ये जनता आपकी बात सुनेगी। लेकिन आपके जो नेता है, मैं नाम रख रहा हूं कांग्रेस के बड़े नेताओं का, उन्होंने अभी तक जितने भी ट्वीट्स किए एक बार भी उन्होंने निंदा नहीं की इस पूरी घटना को, क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस ने अपने मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बाकायदा युवाओं से अपील की थी वो हिंसा छोड़े, आप उसको भी कवर कर लीजिए। परसों ही नहीं की, गलत जानकारी है, मुझे बताइए क्या शब्द थे उनके, गलत जानकारी दे रहे हैं। सुनोगे नहीं सुनोगे, ये बताइए क्या शब्द थे उनके, नहीं शब्द तो बताइए ना, आपकी सुनेंगे, ठीक है विदु जी, क्या शब्द, मैं आ रहा हूँ, मैं आऊंगा सर, पॉइंट्स पर डिस्कशन कर रहे हैं हम, पॉइंट्स पर डिस्कशन कर रहे हैं, बट पॉइंट्स पर डिस्कशन कर रहे हैं। अजय नहीं, लेकिन कोर्ट तो कीजिए, आ रहा हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस को अजय माकन ने किया था, मैं आपको वो वीडियो भेज दूंगा, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा अजय माकन का। अब ये नहीं, क्या कहा उन्होंने, चोरी हाँक रहे थे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने निंदा की क्या, उन्होंने अपील की क्या, नहीं की, गलत कह रहे हैं, जानकारी गलत है इनके पास, या तो अपील की, नहीं बताइए ना शब्द। ठीक है विद्रोही जी, आप बताइए, आप जरा कॉट कर दीजिए साथ साथ क्या कहा उन्होंने, आप बता दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। हिंसा मत करो, शांतिपूर्ण सत्याग्रह होना चाहिए, आगजनी हिंसा नहीं होनी। ठीक है विदु जी, वो कोट कर रहे हैं। अब आप मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा, मैं विदु जी मैं आ जाऊंगा आपके पास, आपकी बारे में आप बताइएगा फिर, ठीक है। हाँ विद्रोही जी, लड़ाई के दौरान सोनिया गांधी, राजीव गांधी भाग गए प्रियंका और उसको लेकर। अरे भाई, राहुल गांधी का जन्म 19 जून 70 को हुआ, लड़ाई दिसंबर 70 में हुई, प्रियंका का जन्म 72 में हुआ, वो तो पैदा भी नहीं, दिसंबर 71 में हुई साहब, दिसंबर 4 दिसंबर 1971 को लड़ाई हुई थी। 1.5 साल के थे राहुल गांधी जी, 1.5 साल के, बता दीजिए कहां थे। अच्छा चलो, मेरा छोटा सा सवाल है केशव जी, छोटा सा सवाल है, बता दीजिए 1900। सर ठीक है, मैं मुद्दों पर बात कर रहा हूँ, मैं मुद्दों पर बात कर रहा हूँ। अरे राहुल गांधी कहाँ थे, राहुल गांधी कहाँ थे, मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है सर। 1971 को राहुल गांधी कहाँ थे, 4 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर 1971 तक राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी कहाँ थे, बता दीजिए दर्शकों को। हमारा मुंह बंद कर दीजिए, हमारे झूठ का पर्दाफाश कर दीजिए, बता दीजिए 4 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर 1971 तक। ठीक है, मैं आ रहा हूँ सर, समय कम है, उनकी बात पूरी होने दीजिए। हिंदुस्तान में थे विदु जी, हमारा मुंह बंद कर दीजिए। मैं ले रहा हूँ, जवाब लूंगा उनसे। विद्रोही जी रखिए अपनी बात, जल्दी से आगे बढ़िएगा, लेकिन प्लीज, वरना अटक जाएंगे यहीं पर। आगे बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। 4 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर 1971। ठीक, फिर ये झूठ बोल रहे हैं, 4 दिसंबर 1970, फिर आप 1 साल आके भाग रहे हैं, फिर ये कह रहे हैं अरे साहब, ओ भाई साहब, 71 में लड़ाई हुई थी भाई साहब, 71 में लड़ाई हुई थी। इतना ऐसे ना कीजिए। पिछले साल बांग्लादेश में अपने जन्म के 50 साल मनाए हैं 2021 में। अरे आपको जानकारी नहीं है इसका मतलब, वेद जी, या आपकी उम्र आपको जो है, आपकी उम्र आप पर हावी हो चुकी है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है सर, आपके सिस्टम में कुछ गड़बड़ है। ठीक है सर, फैक्ट्स को लेके हो जाए, ठीक है। अच्छा, शिमला समझौता 1972 में हुआ था कि नहीं हुआ था, फैक्ट्स वेरीफाई हो जाएंगे, फैक्ट्स वेरीफाई हो जाएंगे। ठीक है, आप आगे बढ़िए सर। आप मुझे सर, वेद प्रकाश जी, मैं सवाल जो पूछ रहा हूं, जो सवाल था, जो निष्कर्ष निकल कर आया था, उस पर बात कीजिए कि देश की अगर इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर और एक जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रक्रिया अगर चल रही है तो उसमें परेशानी क्या है? ये संगी भाई अपने झूठ को छिपाने के लिए रोड़ा मचाते हैं, सच बोलने नहीं। मैं उसी बात पर ही तो आ रहा था। अब इन्होंने कहा नहीं भाई साहब, हम झूठ नहीं बोलते हैं, भाई साहब हम झूठ नहीं बोलते हैं, माफी चाहूंगा। जो आप चैलेंज कर दीजिए, मैं झूठ को सच बताऊंगा। आपके झूठ को भी सच जो है बता सकता हूँ। अरे विद्रोही जी इतने पीछे देखेंगे तो कुछ भी नया नहीं हो पाएगा सर। मैं आज की बात कर रहा हूँ, आप कल पर अटके हुए हैं। झूठे को चुप कराइए ना, मैं तो चुप हूँ। सर कोई झूठा नहीं है, अब सब अपने अपनी बात को सिद्ध कर रहे हैं। मैं पूछूंगा, वो आपको झूठा बोल देंगे। आप पर्सनल रिमार्क्स नहीं, मैं भी कह सकता हूँ आप सत्या गए हैं। प्लीज आगे बढ़िए। विद्रोही जी सत्ता सच्ची लगी किसको है? पर्सनल रिमार्क्स। आप ऐसा क्यों करते हैं कि मैं आप पर रिमार्क करूं? आप प्लीज आप आगे बढ़िए, विद्रोही जी प्लीज आगे बढ़िए,
अब आगे बढ़िए। अब सोडी साहब ने कहा और रावल साहब ने भी कहा कि भाई सब रक्षा विशेषज्ञ आ रहे हैं। अरे भैया, आप अखबार उठाकर देख लीजिए, बहुत से रक्षा विशेषज्ञ, भूतपूर्व जनरल इस स्कीम का भी विरोध कर रहे हैं। और जो इन्होंने गिनाया, नाम बताइए एक दो का नाम बताइए। अब फिर आप भी अजय शुक्ला जो ये कह रहे थे कि चीन 50 किलोमीटर अंदर आ गया, वो अजय शुक्ला एक नाम, और दूसरा नाम बताइए। भाई साहब, ये फिर बीच में टांग अड़ा रहे हैं। जो गलवान का झूठ बोल रहे थे, बाद में माफी मांग चुके हैं। भाई विदु जी, वो अपने हक की बात उन्हीं लोगों की तो कहेंगे ना जो उनके हक में बोल रहे होंगे। सर आप बोलिए विद्रोही जी, चलिए आप बोलिए। विद्रोही जी, आप सीनियर आदमी, आप बोलिए। अब दोबारा सोडी साहब ने मेरे आंकड़ों को गलत बताया। सोडी साहब, 21,000 रुपए नकद मिलेंगे, 9,000 रुपए उसके जमा होंगे, और इसी तरह 4 साल उनके पैसे जमा होंगे। उन्हीं पैसों में से उन्हें 11 लाख मिलेंगे। इसलिए आप उस आंकड़े को अलग मत बताइए, वो उसकी तनख्वाह में 40 हटा के 35 मान लीजिए आप, 35 हटा के 30 मान लीजिए आप, मैं सहमत। तो भी 30 लाख में कौन सी योजना आपने दे दी 23 साल में अब तक युवाओं को? सर मैं तो आंकड़े बता रहा हूँ, हेलो। हाँ विद्रोही जी बोलिए। इन्होंने दूसरी बात कही कि पेट की बात। भाई साहब, मैं गलत नहीं कह रहा। आदमी देश सेवा के लिए भी लड़ाई लड़ता है, साथ साथ पेट के लिए भी लड़ता है। अगर ये बात नहीं होती, भाई साहब प्लीज ना करिए, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मैं आपका साथी प्रवक्ता होने के नाते रिक्वेस्ट करता हूं, सेना का मोराल ना डाउन। विद्रोही जी, ये आपके व्यक्तिगत विचार आपके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं। एक सेकंड विदु जी, ये आपके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, या तो आप बोलिए कि कांग्रेस पार्टी का ये स्टैंड है जो कि ऑफिशियली इस बात को बोल रही है कि मेरे व्यवहारिक व्यक्तिगत विचार है। हाँ, तो फिर सर अब नहीं, आपके व्यक्तिगत विचार से देश की सेना हाथ होती है। आपके व्यक्तिगत विचार से देश की सेना हाथ हो रही है। दूसरे के लिए वक्ता, आपकी व्यक्तिगत विचार से देश की सेना को ठेस पहुंच रही है। आप मत बोलिए इस बात को प्लीज। बताइए, मेरे फौजी भाई अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए क्यों संघर्ष करते हैं? आर्थिक कारणों से तो करते हैं ना केशव जी। आर्थिक कारण एक समाज में बड़ा मुद्दा है, और इन 4 साल के जो लड़के जाएंगे इनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे आपके लिए नहीं होगा, जिनको परमानेंट नौकरी मिल रही है उनके लिए नहीं होगा, जिनको फौज से पेंशन मिलेगी उनके लिए नहीं होगा, पर ये जो बच्चे 4 साल के लिए जाएंगे इनके लिए वो मुद्दा होगा। और जहां तक ये कह रहे हैं कि भाई उनका रण कौशल प्रभावित नहीं होगा, मैं उनकी ये बात मानने से सहमत नहीं हूं। ठीक है, वो फौजी है, मेरे से ज्यादा जानते हैं, मैं इस बात को भी नकार नहीं रहा। आ रहा हूं सर, ठीक है। एक फाइनल कमेंट ले लेता हूं मैं, समय की थोड़ी सी कमी है। कहीं कोई राजनीति नहीं हो रही। ठीक है विद्रोही जी, सारा खेल इस बात का है कि मोदी जी ने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही। ठीक है। अब पॉलिटिकल एंगल पर बताइए, पॉलिटिकल एंगल पर बताइए। मैं मुद्दे को ऑन ट्रैक रख रहा हूं सर। ठीक, 20 सेकंड का मैं फाइनल कमेंट ले रहा हूं सबसे। विदु जी, शुरुआत आपसे कर रहा हूं, जल्दी से, बहुत जल्दी से। लेकिन देखिए राजनीति नहीं करना चाहता हूं इस विषय पर। यह देश के स्वाभिमान का और सम्मान का विषय है। मैं यहां पर आपके चैनल का उपयोग करके मैं उन सभी जो भटके हुए जो युवा हैं, वो जो कांग्रेस या विपक्षी दलों द्वारा भड़काए गए युवा हैं, उनसे मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि वो ऐसा ना कीजिए। वो ये देश की संपत्ति उनकी अपनी संपत्ति है। मैं उनसे कहना चाहता हूं, ना पद से हट तो रुक जरा, धैर्य धर ना झुक जरा, ये देश तेरा स्वप्न है, पहचान है, अभिमान है, जो हृदय में धड़क रहा वो तेरा स्वाभिमान है, वो तेरा स्वाभिमान है। ये देश तेरा है, देश की सेवा करने के लिए जा रहे हो। देश की अगर संपत्ति का नुकसान पहुंचाओगे तो कैसे मान लेंगे कि आप देश की सेवा करेंगे? और मैं 100% तौर पर यह मानता हूं, जो लोग देश की सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान पहुंचा रहे हैं वो सेना में जाना के इच्छुक ही नहीं है। ठीक है सर, वो केवल पॉलिटिकल प्यादे हैं। ठीक है, वो जो देश के सैनिक हैं वो ऐसा कर ही नहीं सकते। जो सेना में रखने का स्वप्न पालते हैं वो ऐसा कर ही नहीं सकते। छोटा सा फैक्ट मैं बता दूं कि जो ये कह रहे हैं कि कोप फंड से 9,000 जाएंगे, केंद्र भी 9,000 और दे रहा है। 21,000 सैलरी का जमा 9,000 कोप फंड का जमा 9,000 केंद्र दे रहा है। केंद्र वाला क्यों छोड़ गए? हाफ ट्रूथ क्यों बोल रहे हैं आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? ठीक है विद्रोही जी, बहुत जल्दी से, विद्रोही जी बहुत जल्दी से, 20 सेकंड केवल। ठीक है विद्रोही जी, ठीक है उसमें जोड़ रहा है विद्रोही जल्दी से, बहुत जल्दी से, बहुत जल्दी से सर, बहुत जल्दी से। ठीक है विदु जी, समय का मैं बात अधूरी रह जाएगी, जल्दी से। ठीक है, जल्दी बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपील करूंगा युवाओं को कि वो शांति और अहिंसा का मार्ग अपनाएं। वहीं दूसरी बात, जब
किसानों का आंदोलन हुआ था, ये किसान कानून आए थे, तब भी भाजपा ने ऐसे जुमले उछाले थे। पर इसी प्रधानमंत्री ने माफी मांगते हुए उन किसान कानूनों को वापस ठीक है, आपकी मांगे ने भी वापस नहीं। ठीक है, सोडी साहब के पास मारो। ठीक है विद्रोही, राजनीति नहीं, ठीक है, मैं सोडी सर के पास, सोडी साहब प्लीज। ठीक है, सोडी साहब फाइनल कमेंट दीजिए प्लीज। घटिया राजनीति नहीं। ठीक है विद्रोही जी, मैं सोडी सर के पास आ रहा हूँ। सोडी सर प्लीज। नफरत फैलाने वाले सुबह देश के जी, अफवाहबाज हो। विद्रोही जी प्लीज, फौजी आदि बोल रहे हैं सर, उनका तो सम्मान कर लो, कोई बात नहीं। सोडी जी प्लीज। केशव जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे युवा भाइयों को आग्रह करना चाहूंगा कि ये जो हिंसा करें, इससे हमारे देश का संपत्ति का नुकसान तो है ही, हमारे देश की छवि भी खराब हो रही है। अगर किसी युवा भाई को कोई भी आशंका है इस योजना के बारे में, मैं उसे आग्रह करूंगा कि हर जिला में एक जिला सैनिक ऑफिसर है, जो कि एक सीनियर रिटायर्ड ऑफिसर वहां तैनात होता है हर जिला में। जगह जगह पे फौज के रिक्रूटमेंट ऑफिसर्स हैं, आप वहां जाइए, आप सर्विंग सीनियर सेना के अधिकारियों से मिलिए, वो आपके सारे आशंका को क्लियर करेंगे। और जब आप उनके साथ बैठ के बातचीत करेंगे, मैं हर युवा भाई को आश्वासन देना चाहूंगा, आप रियलाइज करेंगे कि ये जो योजना है ये देश हित के लिए भी है और आपके हित के लिए भी है। ठीक है सर। सुशील, बहुत जल्दी से। आप बिल्कुल देखिए, किसी भी योजना में सुधार की आवश्यकता होती है और अग्निपथ में भी आज रिव्यू मीटिंग है, उसको लेकर माना जा रहा है इसमें और भी कुछ अमेंडमेंट्स होने हैं। हालांकि गृह मंत्रालय अपने स्तर पर इसे अमेंडमेंट किया है और आज की बैठक में भी माना जा रहा है कि कुछ चंद सुधार की गुंजाइश है और वो जरूर धरातल पे आएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का। प्रोफेसर रावल साहब, वेद प्रकाश जी, लेफ्टिनेंट कर्नल जे. सोडी साहब और सुशील जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज।